प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 9th क्लास की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और कार्यपत्रक नंबर यानी वर्कशीट नंबर 44 है और तिथि यानी डेट है 27 अक्टूबर 2021। तो प्यारे बच्चों, आज हमें व्याकरण पढ़ना है और व्याकरण में पढ़ना है आपको अलंकार। तो अलंकार क्या होते हैं, क्या उसकी परिभाषा है, तो आइए शुरू करते हैं। मनुष्य एक सौंदर्य प्रिय प्राणी है, अर्थात अधिकांश मनुष्य को सुंदरता आकर्षित करती है। उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया है। अपनी उम्र, क्षमता, ज्ञान, आयु और लिंग के अनुसार सभी किसी न किसी विचार, व्यक्ति, वस्तु, रचना की सुंदरता के कारण प्रभावित होते हैं, जो कि उन्हें अच्छी लगती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु की सुंदरता दो कारणों से होती है। एक बाहरी रूप व सजावट तथा दूसरा आंतरिक, जो कि गुणों पर आधारित होती है। इसी तरह कोई भी रचना अपनी बाहरी रूप के कारण सुंदर होती है, तो कोई अपने अर्थ या गुण के कारण। कवि या कलाकार सामान्य मनुष्य की अपेक्षा थोड़ा अधिक बुद्धिमान और कुशल होता है। वह ऐसी रचनाएं करना चाहता है जो सौंदर्य के कारण लोगों को आकर्षित करे और जो लोग उसे पढ़ें। किसी रचना को सुंदर बनाने और सजावट करने का तरीका या साधन ही वास्तव में अलंकार कहलाता है। अलम का मतलब होता है शोभा और प्लस कार, कार का मतलब करना वाला, यानी कि इससे अलंकार शब्द बना है। अलम जमा कार, अलंकार। अलंकार का अर्थ ही है आभूषण, गहना या जेवर। जिस प्रकार कोई स्त्री कितनी भी सुंदर हो, लेकिन गहना उसके शरीर की सुंदरता को और बढ़ा देता है, उसी प्रकार अलंकार ऐसा साधन या तरीका है जो कविता की बनावट, शब्द, भाव और अर्थ की सुंदरता को बढ़ा देता है। जिस प्रकार सोने, चांदी आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने यहाँ परिभाषा को समझा कि अलंकार का जो शाब्दिक यानी शब्द का अर्थ होता है वो अलम जमा कार होता है, यानी अलम का मतलब शोभा होता है, कार का मतलब करने वाला। और अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, गहना, जेवर, या जिसे आप अंग्रेजी में ज्वेलरी कहते हैं। यानी जिस प्रकार कोई सजता संवरता है, गहने पहनता है। अब देखिए, पुरुष जो है बालों को अच्छे से उसमें जेल लगा लेता है, घड़ी पहन लेता है, अच्छी टाई लगा लेता है, कोट पहन लेता है, तो वो बहुत सुंदर लगता है। और स्त्री भी जब अपने गले में गहने, कानों में कुंडल, ये सब पहनती है तो बहुत सुंदर लगती है। तो इसी तरह से जब कोई कविता लिखी जाती है और उसके शब्द और भाव यानी फीलिंग में एक नयापन आ जाता है, वही अलंकार है। उसी अलंकार के कारण कविता में उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। जिस प्रकार ज्वेलरी या आभूषण से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, वैसे ही अलंकारों से कविता की यानी उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, जिससे वो जैसे प्यारे बच्चों, आप कितने गाने सुनते हैं और एक ही बार में आपको बहुत अच्छा लगता है, और उस एक गाने में म्यूज़िक भी है, शब्द भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आकर्षित करती हैं। यही अलंकार है। तो अलंकार प्यारे बच्चों हमारे दो तरह के होते हैं। दो प्रकार के हमारे अलंकार के भेद हैं, यानी तीन कह लीजिए आप, मुख्यतः दो हैं। एक हमारा शब्दालंकार है, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार है। अब इसमें शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार, सौंदर्य उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मुख्य भेद। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द जमा अलंकार। इसमें कविता की सुंदरता शब्द पर आधारित होती है, अर्थात शब्द के बदल देने पर अलंकार, सौंदर्य, चमत्कार नष्ट हो जाता है। जैसे किसी काव्य पंक्ति में पानी शब्द है तो उसके स्थान पर जल रख देने पर यदि सौंदर्य नष्ट हो जाए तो शब्द अलंकार की पहचान है। तो शब्द के दो रूप हैं, ध्वनि जो सुनाई पड़ता है, अर्थ जो समझ में आता है। ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार बनता है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता, संगीतात्मकता होती है, अर्थ चमत्कार नहीं। शब्द अलंकार का आधार वर्ण, शब्द और वाक्य होते हैं। तो जहाँ शब्द का चमत्कार होता है वहाँ पर शब्दालंकार होता है, यानी जहाँ शब्द की महत्ता होती है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया कि कहीं भाई पानी हमने किसी लाइन में फिट किया है, वो अच्छा फिट हो रहा है, लेकिन अगर उसकी जगह हम पानी की जगह जल कर दें, लेकिन उसकी लय ताल बिगड़ गई, तो समझ लीजिए वहाँ पर गड़बड़ हो गई। तो
शब्द अलंकार का आधार जो है, एक तो अक्षर है, वर्ण, दूसरा शब्द है और तीसरा वाक्य होता है। तो इसके आधार पर कुछ अलंकार हैं, उनको हम मुख्य अलंकार हैं वो पढ़ने का प्रयास करते हैं, शब्द अलंकार के मुख्य भेद। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ शब्द अलंकार के मुख्य भेद, एक अनुप्रास है, दूसरा यमक है, तीसरा श्लेष अलंकार है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का पढ़ लेते हैं हम कि अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ होता है बाद में और प्रास का अर्थ है निकट रखना, अर्थात किसी वर्ण को बार बार एक के बाद एक रखना। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति यानी दोहराव होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें एक ही वर्ण बार बार प्रयोग किया जाता है। आप सरलता से इसको समझे कि जब एक अक्षर या वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे हम कहते हैं कि चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चाचा को चटनी चटाई या चाची को चटनी चटाई, तो यहाँ चा 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 वर्ण की आवृत्ति यानी बार बार हुई है। ऐसे ही यहाँ देखिए एग्जाम्पल है कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। पहली पंक्ति में आप देखें माँ 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 कि ये माँ से मुदित, माँ से महीपति, माँ से मंदिर, और दूसरे में सा से सेवक, सा से सचिव, सा से सुमंत्र। तो पहले पद में यानी लाइन में माँ की आवृत्ति हुई और दूसरे में सा की, और इसी वजह से यहाँ एक लय ताल बन गई है। इसी कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और दूसरा हमारा है यमक अलंकार। तो बहुत सरल है अनुप्रास अलंकार कि जब किसी वर्ण की यानी अक्षर की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। ये एक सरल सी पहचान है। अब है यमक। जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द दो बार प्रयोग हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यानी कि समान शब्द जैसे कनक कनक, अब यहाँ एग्जाम्पल से हम समझेंगे प्यारे बच्चों, आसानी होगी आपको। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर वा पाए बोराए। अब देखिए यहाँ कनक दो बार प्रयोग हुआ है। कनक कितनी बार प्रयोग हुआ है? तो यहाँ दो बार कनक प्रयोग हुआ है, ये देखिए, और दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो यमक वहाँ होता है जहाँ समान शब्द हों, दो बार, दो या दो से अधिक बार प्रयोग होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोर, यानी कनक, एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा या भांग। तो देखिए यहाँ बता रखा है, यहाँ कनक शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है जिसमें एक कनक का अर्थ होता है धतूरा जिसे भांग कहते हैं और दूसरा होता है स्वर्ण या सोना, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अब आ जाइए श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ या चिपका हुआ। जहाँ काव्य में ऐसे शब्द का प्रयोग हो जिसका विभिन्न प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ निकलता हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में अनेक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एक शब्द है लेकिन उसके अनेक अर्थ होते हैं। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यहाँ गए पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो इसका देखते हैं। तो देखिए फिर से पढ़ लेते हैं कि श्लेष का मतलब होता है मिला हुआ या चिपका हुआ। यहाँ काव्य में ऐसे शब्द का प्रयोग हो जिसका विभिन्न प्रसंग के अनुसार यानी विभिन्न घटना के अनुसार एक से अधिक अर्थ निकलते हों। भाई यमक में था कि एक शब्द दो जगह प्रयोग हो रहा है और दोनों जगह उसका अर्थ अलग है, और यहाँ पे एक शब्द है उसके अनेक अर्थ हैं, यानी घटना के हिसाब से उसके अर्थ बदलते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पानी अनेकार्थक शब्द है, इसके तीन अर्थ इसमें होते हैं। एक पानी का अर्थ होता है कांति यानी चमक, दूसरा सम्मान और तीसरा जल, जिसका प्रयोग मोती की चमक, व्यक्ति के सम्मान और आटा के पानी के लिए हुआ है। तो शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अनेक हैं। यमक में दो शब्द समान रूप से प्रयोग हुए लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे विभिन्न अर्थ हैं श्लेष में। और आपका अनुप्रास में अक्षर की, एक ही अक्षर की आवृत्ति जब बार बार होती है वहाँ अनुप्रास होता है। तो बहुत सरल आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप समझ जाएंगे। तो इसी के साथ यहाँ कुछ आपका अभ्यास दिया गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और क्यों। यहाँ एक नंबर पे एक दिया गया है जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप, दूसरा मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, और तीसरा काली घटा का घमंड घटा,
चौथा है तीन बेर खाती थी, वह तीन बेर खाती है। और छठा है रघुपति राघव राजा राम। तो इनके हमें अलंकार बताने हैं और क्यों है ये बताने हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर पहला जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और क्यों। तो पहला इसमें वाक्य दिया गया है कि जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप। तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इस पंक्ति में न वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। आप देख सकते हैं जन न, रंजन न, मंजन न, दनुज मनुज रूप सुरभूप। तो न जिस वर्ण की आवृत्ति ज़्यादा होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो यहाँ पर ना वर्ण की आवृत्ति ज़्यादा हुई है। दूसरा है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब देखिए इसमें माँ माँ माँ, तो इसमें माँ अक्षर का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। तीसरा है काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको अभी हमने जाना कि यमक अलंकार क्या होता है, तो यहाँ शब्द एक ही है घटा और यहाँ भी घटा, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। कि जब पंक्ति में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ इस पंक्ति में घटा शब्द दो बार आया है, तो इसका क्या अलग अर्थ होगा, अब देख लेते हैं हम। तो पहली घटा का अर्थ है बादल यानी काले बादल, दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। तो इसके दो अर्थ हुए घटा के, तो इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अब बढ़ते हैं हम अगले पंक्ति की तरफ। अगली पंक्ति हमारी है तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। तो यहाँ पर भी देखिए बेर और बेर समान शब्द है, लेकिन इसके भिन्न अर्थ हैं। तो यहाँ भी हमारा यमक अलंकार है। यहाँ तीन बेर के दोनों बार अर्थ अलग हैं। पहले तीन बेर का अर्थ है बेर होता है फल खाने वाला बेर, जो आपने खाया भी है। और दूसरे में तीन बेर का अर्थ है तीनों समय यानी तीनों बार, तीन बार। तो यहाँ एक का अर्थ हुआ बेर का फल और दूसरे बेर का समय। पांचवा है रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ र आवृत्ति के कारण इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ अलंकार में आज आपने शब्द अलंकार को पढ़ा, जिसके मुख्य अलंकार हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष। तीनों को हमने जाना समझा, उनका अभ्यास भी किया। आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूंगा फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं।